हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस माइनर का पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी यूनिट 2 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने यूनिट 1 कर ली थी कंप्लीट। इस वीडियो में हम यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। इसमें हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये थ्योरीज जो कि अलग अलग स्कॉलर्स ने दी थी जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, जैसे F.W. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, मैक्स वेबर की आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी एंड इकोलॉजिकल अप्रोच। ये सारी थ्योरीज मेनली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं अलग अलग ट्रेडिशनल थ्योरीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं लोक प्रशासन के पारंपरिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बारे में। ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसका ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले शामिल होता है वैयक्तिक दृष्टिकोण। ये जो वैयक्तिक दृष्टिकोण है, ये लोक प्रशासन को एक व्यक्तिगत क्रिया मानता है। ये मानता है कि लोक प्रशासन जो है ये एक व्यक्तिगत क्रिया है, क्योंकि लोक प्रशासन की जो क्रिया है ये किसके द्वारा संचालित होती है? किसी व्यक्ति के द्वारा ही संचालित होती है। एंड ये होती किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य भी व्यक्ति के कल्याण से ही जुड़ा होता है। इसीलिए ये जो वैयक्तिक दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन को एक व्यक्तिगत क्रिया मानता है। अब उदाहरण के लिए अगर हम पॉलिटिक्स देखें, राजनीति में देखें, तो राजनीति में जो भी व्यक्ति शासन कर रहा है, जो भी व्यक्ति प्रशासन चला रहा है, वो क्या है? एक व्यक्ति ही तो है। जो भी नेता प्रशासन चला रहा है वो क्या है? एक व्यक्ति ही है। एंड वो जो प्रशासन चलाया जा रहा है, जो राजनीति उस नेता के द्वारा की जा रही है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्रजा पर पड़ रहा है। एंड प्रजा में कौन शामिल है? लोग शामिल है। लोग भी क्या है? व्यक्ति ही है। तो इसलिए वैयक्तिक दृष्टिकोण जो है ये लोक प्रशासन को एक व्यक्तिगत क्रिया मानता है, क्योंकि लोक प्रशासन जो है ये लोगों से संबंधित है, व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्य, उनके निर्णय तथा उनके व्यक्तिगत संबंधों पर भी ध्यान दिया जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या क्या कार्य करते हैं, क्या वो निर्णय लेते हैं समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है संगठनात्मक दृष्टिकोण, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। ये जो दृष्टिकोण है ये प्रशासन को एक संगठनात्मक संरचना तथा प्रक्रिया के आधार पर समझता है। ये मानता है कि प्रशासन जो है ये क्या है? एक संगठन है। ठीक है, प्रशासन क्या है? एक संगठन है। इसमें ज़्यादातर नौकरशाही का अध्ययन शामिल है, क्योंकि नौकरशाही जो है वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं लोक प्रशासन में। ठीक है, जब भी पूछा जाए लोक प्रशासन के संगठन के उदाहरण के रूप में किसी का नाम बताओ, तो आप नौकरशाही का ही नाम बताएंगे। लोक प्रशासन का सर्वश्रेष्ठ संगठन जो है वो नौकरशाही को ही माना जाता है, क्योंकि नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो कि लोक प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित करता है लोगों के कल्याण के लिए। ठीक है, एंड मैक्स वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है वो इसका प्रमुख उदाहरण आप मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दृष्टिकोण, यानी कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। जो राजनीतिक दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन को राजनीति से कनेक्ट करता है। ये मानता है कि लोक प्रशासन जो है ये राजनीति से कनेक्टेड है। लोक प्रशासन जो है ये राजनीति का ही एक अंग है। ठीक है, लोक प्रशासन क्या है? राजनीति का ही एक अंग है, ये मानता है। ठीक है, एंड लोक प्रशासन राजनीति का एक ऐसा अंग है जिसको उससे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता, मतलब एक अभिन्न अंग है। ठीक है, एंड ये मानता है कि प्रशासनिक कार्य जो होते हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य है वो कैसे संचालित होते हैं? राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा नीतियों के जरिए। कोई भी प्रशासनिक कार्य करने के लिए सबसे पहले राजनीतिक नीतियाँ बनाई जाती है, प्रक्रिया होती है उसकी एक। ठीक है, तब जाकर कोई भी प्रशासनिक कार्य अच्छे से हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रबंधन दृष्टिकोण। ये जो प्रबंधन दृष्टिकोण है ये प्रशासन को एक प्रबंधकीय कार्य मानता है।
ये मानता है कि प्रशासन जो है इसका मतलब ये होता है प्रबंधन करना, चाहे हम समाज का प्रबंधन करें चाहे हम लोगों का प्रबंधन करें। ठीक है, इसमें शामिल है योजना बनाना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, ठीक है, तथा निर्देशन, मतलब कि लोगों को निर्देश देना। ठीक है, इन सब को इसमें शामिल किया गया है। हेनरी फेयोल का प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत भी इसी दृष्टिकोण का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। सार्वजनिक नीति, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया, पब्लिक पॉलिसी। ये जो दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन को नीतियों से जोड़ता है। ये बोलता है लोक प्रशासन जो है नीतियों से संबंधित है। लोक प्रशासन का मतलब है नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का कार्यान्वयन करना। ठीक है, तो ये जो सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन को नीति से जोड़ता है। यह प्रशासनिक तंत्र को सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए भी जिम्मेदार मानता है। ये मानता है कि प्रशासनिक तंत्र जो है इसका सबसे बेहतर जो कार्य है वो यही है कि ये सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करता है। पूरे समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है कौन? प्रशासनिक तंत्र, लोक प्रशासन। ठीक है, तो इसलिए सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण जो है ये प्रशासनिक तंत्र को सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए भी उत्तरदायी मानता है, जिम्मेदार मानता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में दक्षता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशासन को वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने पर जोर दिया जाता है। इसमें कहा जाता है क्योंकि दिन प्रतिदिन विज्ञान जो है उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो अगर हमको अपने राजनीति में, लोक प्रशासन में, प्रशासनिक तंत्र में और भी ज़्यादा दक्षता लानी है, उसकी उत्पादकता और भी ज़्यादा अगर हमें बढ़ानी है, तो हमको अपने प्रशासन के तरीके को भी वैज्ञानिक ढंग से संचालित करना होगा। अगर हम अपने प्रशासनिक तरीकों में वैज्ञानिक जो तरीके हैं उनको मिला देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा प्रशासन और भी दक्ष बन जाएगा, उत्पादकता प्रदान करेगा। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण क्या मानता है कि हम लोक प्रशासन में या प्रशासनिक तंत्र में विज्ञान को सम्मिलित करें। ठीक है, या वैज्ञानिक तरीकों से प्रशासनिक क्रियाओं को संचालित करें। ठीक है, ये इसमें कहा जाता है। ये जो पारंपरिक दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन के विकास तथा अध्ययन के आधारभूत स्तंभ है। आइए अब हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि F.W. टेलर ने दी थी। F.W. टेलर के द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या साइंटिफिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो F.W. टेलर एक स्कॉलर हुए जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण दिया। इसमें उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में हमको विज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने प्रबंधन को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उनके दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु देखे क्या क्या थे? पहला है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। जो F.W. टेलर थे उन्होंने कहा कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके हमें करना चाहिए ताकि प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक किया जा सके। इससे विशेषज्ञता बढ़ती है, समय की बचत होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जाते हैं लाइसेंस बनवाने, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कई कई स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जैसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, लॉगिन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। देन आपको अपॉइंटमेंट के लिए टाइम दिया जाता है कि आपको कब जाना है वहाँ पर। ठीक है, एंड वेन्यू बताया जाता है कि कहाँ पर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर आप टेस्ट पास करते हैं, देन क्या होता है आपको लाइसेंस फिर बनाकर दिया जाता है अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें आप देखते हैं कार्य का विभाजन हो गया है। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट होगा जो कि आपका लॉगिन का काम संभालेगा, जो कि ये देखेगा कि कितने लॉगिन किए गए हैं। कोई होगा जो देखेगा कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। कोई देखेगा कि किस व्यक्ति को कहाँ पर अपॉइंटमेंट देनी है, कब अपॉइंटमेंट देनी है, कौन से प्लेस पर ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करवाना है। फिर जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा वहाँ पर भी अलग अलग लोगों की ड्यूटी होती है। कोई ये देखता है कि ड्राइविंग टेस्ट में जो व्यक्ति है वो पास हुआ है या नहीं। कोई ये देखता है कि ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए उस व्यक्ति की पात्रता है या नहीं। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं।
तो इस तरीके से क्या होता है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। हर एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जो काम है वो कहा जाता है करने के लिए, ठीक है। किसी को कोई कार्य सौंपा जाता है, किसी को कोई कार्य सौंपा जाता है। तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक तो ये हो कि एक व्यक्ति ही सारे काम करे, एंड एक ये होता है कि एक काम को कई भागों में बांट दिया जाए एंड अलग अलग लोग उस काम को करें। तो इससे क्या होगा, इससे विशेषज्ञता बढ़ेगी, ठीक है। जो व्यक्ति कई सालों से एक ही काम कर रहा है वो उसमें पूरा एक्सपर्ट हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति 10 काम कर रहा है तो उसकी दक्षता कम होगी, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको एक ही टाइम पर 10 चीज़ें करनी है, 10 कार्य करने हैं, जिससे उसकी जो विशेषज्ञता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड उसका समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। एक व्यक्ति जो है वो अगर 10 काम कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा इन कंपैरिजन टू अगर 10 व्यक्ति एक काम को कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो FW टेलर जो है वो बोलते हैं कि कार्य का विभाजन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। काम को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें, एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें, अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य सौंपें ताकि उनकी विशेषज्ञता बढ़े, समय की बचत हो, ठीक है, एंड कुशलतापूर्वक हर काम किया जा सके, ठीक है। एंड इससे लोगों को अल्टीमेटली रोजगार भी मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर एक काम के लिए हम 10 लोगों को नियुक्त कर रहे हैं तो 10 लोगों को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया, ठीक है। एक तो 10 कामों को एक व्यक्ति करे, ठीक है, एंड एक 10 लोगों को एक काम सौंपा जाए तो इससे क्या होगा, इससे रोजगार भी मिलेगा उन लोगों को, ठीक है। तो इसलिए कार्य विभाजन पर ही जोर देते हैं। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक चयन, साइंटिफिक सिलेक्शन। ये बोलते हैं कि कर्मचारियों का चयन उनकी योग्यता, क्षमता तथा कौशल के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। इससे सही व्यक्ति को सही काम मिल सकेगा। ये बोलता है कि जो कर्मचारी है उनका चयन करने के लिए उनकी योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए कि इस काम के लिए ये योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, तभी उसका चयन किया जाएगा, ठीक है। चयन करने से पहले योग्यता, क्षमता तथा कौशल का निर्धारण किया जाना चाहिए, ठीक है, कि इस कार्य के लिए व्यक्ति के अंदर ये योग्यता, ये क्षमता या ये कौशल होना चाहिए। इससे जो व्यक्ति विशेषज्ञ होगा वही उस काम को करेगा, ठीक है, जिससे काम और भी बेहतर तरीके से हो सकेगा, ठीक है। जैसे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, इनके लिए योग्यता निर्धारित की जाती है कि अगर आपको IAS बनना है तो आपको UPSC क्लियर करना होगा, एंड UPSC क्लियर करने के लिए भी अलग सिलेबस होता है, ठीक है। 6 to 12 तक की आपको सारी NCERT की नॉलेज होनी चाहिए, एंड जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, करंट अफेयर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या है, योग्यता निर्धारित कर दी गई है कि अगर आपको IAS बनना है तो आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे SSC का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखा जाता है, मतलब कि मैथ्स कैसी है आपकी, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, क्षमता का निर्धारण कर दिया गया है कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो ये आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ये योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ पर FW टेलर जोर दे गए हैं। वो बोल गए हैं कि वैज्ञानिक चयन किया जाना चाहिए, ऐसे ही किसी व्यक्ति को चयनित नहीं कर लेना चाहिए किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। व्यक्ति का जो चयन किया जा रहा है वो उसकी योग्यता, क्षमता व कौशल के आधार पर होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है प्रशिक्षण व विकास। FW टेलर ने कहा है कि कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग। जैसे जो लोग UPSC क्लियर कर लेते हैं, जो लोग IAS IPS बनते हैं, उनको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो प्रशिक्षण देने के लिए मतलब ट्रेनिंग देने के लिए उनको क्यों भेजा जाता है कुछ टाइम के लिए, ताकि उनके कौशल का निर्माण किया जा सके, उनके कौशल को बढ़ाया जा सके, जिससे वो कार्य कुशलता प्राप्त कर सके, उनकी उत्पादकता में सुधार हो, ठीक है। तो प्रशिक्षण के जरिए विकास पर भी FW टेलर जोर देते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है समय व कार्य का अध्ययन। टेलर ने प्रत्येक कार्य के लिए समय व गति का अध्ययन किया ताकि कार्य को सबसे कुशल तरीके से किया जा सके।
टेलर बोलते हैं कि जिस भी काम को हमें करना है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस काम के लिए हमें कितना समय देना है। ठीक है, समय का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय का निर्धारण नहीं करेंगे किसी भी काम के लिए तो उस काम को करने में हमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको समय का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, समय का निर्धारण करने से हमारी गति का निर्धारण हो जाता है। जैसे कोई काम है वो आपको करना है 5 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप उसके लिए अपनी गति भी उसी हिसाब से रखेंगे, वो काम करने की जो गति है वो भी आप उसी हिसाब से रखेंगे। आपको पता होगा कि आपको 5 दिन में ये काम कंप्लीट करना है, तो आप अपनी गति भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जो आपकी स्पीड है वो काम करने की। ठीक है, तो इसलिए टेलर इस चीज़ पर जोर देते हैं कि प्रत्येक कार्य के लिए समय व गति का अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, काम कुशलता से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्य व जिम्मेदारी का विभाजन। प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। प्रबंधन की जिम्मेदारी है योजना बनाना, कर्मचारियों की जिम्मेदारी है योजना को लागू करना। ठीक है, तो वो कार्य व जिम्मेदारी के विभाजन पर भी जोर देते हैं। वो मानते सिर्फ कार्य का विभाजन नहीं होना चाहिए बल्कि जिम्मेदारी का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होने चाहिए जो कि प्रबंधन का काम करें, मतलब प्रबंधन मतलब योजना बनाएं। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि उसको लागू करवाएं। जैसे हमारे देश में भी यही होता है, कानून कौन बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है, विधायिका कानून बनाती है एंड कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। तो इस तरीके से क्या किया गया है, यहाँ पर कार्य तथा जिम्मेदारी का विभाजन कर दिया गया है। कार्य कौन कर रहा है, कानून कौन बना रहा है, विधायिका, लेकिन जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, कार्यपालिका को, कि कार्यपालिका जो है वो उस कानून को लागू करवाएगी। ठीक है, तो यही वो बोल गए यहाँ पर कि कार्य व जिम्मेदारी का विभाजन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है प्रोत्साहन प्रणाली। कर्मचारियों को उनकी मेहनत के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, वो भी ज़्यादा उत्पादक बनेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हम प्रोत्साहन देंगे कर्मचारियों को उतना ज़्यादा वो अच्छे से काम करेंगे, उतना खुश होकर वो काम करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम करेंगे। एंड जब हम कॉन्फिडेंट होकर कोई काम करते हैं तो वो काम और भी बेहतर तरीके से होता है एंड उत्पादकता भी उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। FW टेलर जो है वो बोल गए कि कार्य प्रक्रिया, उपकरण तथा सामग्री का मानकीकरण होना चाहिए, इससे उत्पाद की गुणवत्ता व दक्षता सुनिश्चित हो सकेगी। टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है ये उत्पादकता बढ़ाने, समय की बचत करने व कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने पर आधारित है। ठीक है, हालांकि इसको आलोचना का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि ये मानव पहलुओं तथा कर्मचारियों की भावनाओं की उपेक्षा करता है। FW टेलर ने सब कुछ इसमें शामिल किया लेकिन कर्मचारियों की भावना को इसमें शामिल नहीं किया है, तो वही इस पर आलोचनात्मक व्यंग्य इस पर किया जाता है कि उन्होंने इसमें कर्मचारियों की भावनाओं की उपेक्षा की है। इसी चीज़ के आधार पर FW टेलर की ये जो थ्योरी है इसकी आलोचना भी कई बार की जाती है। आइए अब हम जानते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी के बारे में। अगर हम बात करें मैक्स वेबर की तो उन्होंने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है आदर्श प्रकार की नौकरशाही। ठीक है, जो मैक्स वेबर थे उन्होंने नौकरशाही के बारे में बताते हुए बोला कि आदर्श प्रकार की जो नौकरशाही होती है वो होती है जो कि प्रभावी तथा सुव्यवस्थित ढंग से नियमित की जाए। ठीक है, जिसका संगठनात्मक ढांचा जो है वो प्रभावी हो, सुव्यवस्थित हो। आइए हम जानते हैं कि मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकार की नौकरशाही की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, उन्होंने किस तरीके की नौकरशाही को आदर्श माना था, आइए जानते हैं। तो देखिए, नौकरशाही का, आदर्श प्रकार की नौकरशाही का उन्होंने सिद्धांत दिया जो एक संगठनात्मक ढांचा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि नौकरशाही एक संगठनात्मक ढांचा होता है जो कि प्रभावी व सुव्यवस्थित हो। एंड उन्होंने बताया कि एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली जो होती है वो कैसे काम करती है, आइए जानते हैं इसके प्रमुख तत्व। तो देखिए, फर्स्ट आता है नियमों तथा विनियमों का पालन। नौकरशाही जो है इसमें सभी कार्य पूर्व निर्धारित नियमों तथा नीतियों के अनुसार किए जाते हैं। नौकरशाही में
कौन कौन शामिल होता है ये तो आपको पता ही होगा, IAS IPS एंड जितने भी ऑफिसर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरकार की नीतियों को लागू करवाने का काम करते हैं, वो सभी शामिल होते हैं किसमें, नौकरशाही में। ठीक है, अब नौकरशाही में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वो पूर्व निर्धारित नियमों तथा नीतियों के अनुसार करते हैं। वो जो पूर्व निर्धारित नियम तथा नीतियाँ होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वो बनाई जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, या फिर विधायिका के द्वारा। एंड उन्हीं नियमों व नीतियों के अनुसार जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो कार्य करती है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे कार्य में स्थिरता तथा समानता बनी रहती है। जब हम कोई काम नियम से करते हैं, नीतियों का तथा नियमों का पालन करते हुए जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम स्थिर तथा समानता से हो पाता है। वो काम जो है उसमें फिर स्थिरता तथा समानता आ जाती है। तो इसीलिए नियम व विनियमों का पालन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट आता है विभागीय विभाजन। इसमें काम को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी क्या होता है, काम को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को विशेष कार्य दिया जाता है। इससे विशेषज्ञता तथा दक्षता बढ़ती है। जैसे नौकरशाही का ही हम मान लेते हैं उदाहरण। नौकरशाही में IAS IPS, ठीक है, एंड IRS IFS सभी शामिल होते हैं। अब जो काम IAS करेंगे वो अलग हैं, जो काम IPS करेंगे वो अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम का इसमें विभाजन होता है। इसके अलावा हर कर्मचारी को उसकी योग्यता के आधार पर, उसके कौशल के आधार पर विशेष कार्य दिया जाता है। ठीक है, जिनकी हाईएस्ट रैंक आती है वो IAS बनते हैं, जिनकी थोड़ी कम रैंक आती है वो IPS बनते हैं, जिनकी और भी कम रैंक आती है वो IRS बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से योग्यता के आधार पर, कौशल के आधार पर क्या दिया जाता है, प्रत्येक कर्मचारी को विशेष कार्य या विशेष जो स्थिति है, पद है, वो दिया जाता है। इससे विशेषज्ञता व दक्षता बढ़ती है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने बताया कि नौकरशाही जो है इसमें पदानुक्रम भी होता है, हायरार्की होती है। मतलब ऊपर वाले पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो निचले पद पर बैठे लोगों को नियंत्रित करते हैं, उनके काम को, उनकी जो वर्किंग है उसको मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं, उनके काम पर निगरानी रखते हैं। ठीक है, संगठन में स्पष्ट रूप से पदों का निर्धारण होता है। उच्च पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो नीचे पद पर बैठे हुए लोगों के कार्य का नियंत्रण करते हैं एंड उनके कार्य का देखते हैं कि वो कार्य कैसे कर रहे हैं। ठीक है, निरीक्षण करते हैं। ठीक है, उच्च पद पर बैठे जो लोग हैं वो नीचे पद पर बैठे लोगों के कार्य का निरीक्षण करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, निगरानी रखते हैं एंड उनके मार्गदर्शन करने का काम भी करते हैं। क्या करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है निष्पक्षता। निष्पक्षता को बहुत ज़रूरी माना था मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही जो है, इसमें निष्पक्षता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कोई IPS ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया कोई व्यक्ति, अब वो किसी क्रिमिनल को मान लीजिए छोड़ दे क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए निष्पक्षता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे IAS जब वो क्या करते हैं, नीतियों को लागू करवाते हैं एंड सिग्नेचर वगैरह भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर। ठीक है, तो अगर निष्पक्षता के बिना, बायसनेस के तहत, पूर्वाग्रह के तहत IAS या IPS जब वो किसी व्यक्ति का साथ दे किसी स्कैम में, घोटाले में, तो इससे पूरे देश को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए निष्पक्षता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो भी नौकरशाही में शामिल हो व्यक्ति, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो व्यक्तिगत भावनाओं तथा संबंधों से दूर रहकर सभी नियम,
सभी निर्णय नियम तथा तर्क पर आधारित फैसले लें। ठीक है, जो भी व्यक्ति नौकरशाही में नियुक्त हुआ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने सभी निर्णय नियम तथा तर्क पर आधारित लें। ठीक है, नियम और तर्क के अकॉर्डिंग अपने सारे निर्णय लें। नेक्स्ट आता है लिखित दस्तावेजीकरण। इसमें क्या होता है, सभी कार्यवाही व निर्णय लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं ताकि पारदर्शिता व रिकॉर्ड बनाया जा सके। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने इस चीज़ पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नौकरशाही जो है उसमें जो भी नौकरशाह है उनकी ये ड्यूटी है कि वो जो भी काम होगा उसको लिखित में रखें। ठीक है, लिखित दस्तावेजीकरण होना चाहिए। जो भी कार्यवाही की जा रही है, जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसको लिखित रूप में दर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब उसको लिखित रूप में लिख दिया जाता है तो इससे पारदर्शिता बढ़ती है, रिकॉर्ड बनाए रखने में आसानी मिलती है तथा लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी योग्यता। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता व क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक है, तो योग्यता पर बहुत ज़्यादा फोकस डाला मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने कहा कि नौकरशाही की जब हम नियुक्ति करें, नौकरशाहों की जब हम नियुक्ति करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी नियुक्ति से पहले उनकी योग्यता व क्षमता देखी जाए। ठीक है, इसलिए यूपीएससी का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है अलग अलग लेवल पर। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इस तरीके से आईएएस, आईपीएस, इन सब के लिए, यूपीएससी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या किया जाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है ताकि जो योग्य व्यक्ति है वही उस पद पर आसीन हो सके। ठीक है, तो इसमें मैक्स वेबर ने इस चीज़ पर जोर दिया कि कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता व क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए उनका एग्ज़ाम या परीक्षा ली जा सकती है ताकि व्यक्तिगत सिफारिशों के आधार पर किसी व्यक्ति का नौकरशाह के रूप में नियुक्ति ना की जाए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति यानी कि नौकरशाह की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, आलोचना देखिए इसकी क्या क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो मॉडल है ये बहुत ज़्यादा कठोर है तथा इसमें लचीलेपन की कमी है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें व्यक्तिगत या मानवीय पहलू जो है उनकी अनदेखी की गई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये रचनात्मकता तथा नवाचार को हतोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार मैक्स वेबर जो है उनके आदर्श नौकरशाही एक कुशल प्रशासन का आदर्श मॉडल है, लेकिन इसी व्यवहार में लागू करते समय व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एल्टन मेयो के सिद्धांत के बारे में। एल्टन मेयो जो थे उन्होंने मानव संबंध सिद्धांत दिया था, मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी। ये जो सिद्धांत था ये मानव संबंध पर आधारित था। आइए जानते हैं एल्टन मेयो ने इस सिद्धांत के ज़रिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो सिद्धांत है मानव संबंध सिद्धांत, ये प्रशासन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उपयोग राजनीतिक विज्ञान में भी किया जाता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से ये समझने पर जोर देता है कि किसी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों या लोगों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। ठीक है, कोई संगठन है उसमें मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, जो कि उसके सदस्य है या कर्मचारी है। अगर उस संगठन के वो जो 10 कर्मचारी हैं उनके बीच में जो संबंध है वो बेकार होंगे, उनके बीच में आपस में संघर्ष होता रहेगा, कन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो वो संगठन तरक्की नहीं कर पाएगा, वो संगठन असफल हो जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर कोई संगठन है उसमें 10 लोग हैं एंड वो मिलजुल कर अच्छे से काम करते हैं तो वो संगठन सफल रहेगा एंड जिस लक्ष्य से वो संगठन बनाया गया था वो लक्ष्य भी पूरा हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संगठन के जो सदस्य है, कर्मचारी है, उनका आपस में संबंध अच्छा हो। एंड ये जो मानव संबंध सिद्धांत था, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी, इसको एल्टन मेयो ने अपने प्रसिद्ध हार्वर्ड अध्ययन के दौरान विकसित किया।
ठीक है, उन्होंने हावथॉर्न स्टडीज़ की थी, हार्वर्ड अध्ययन किया था, उसी दौरान उन्होंने इस सिद्धांत को विकसित किया, मानव संबंध सिद्धांत को। ठीक है, आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम। पहला है कार्यस्थल पर मानवीय पहलुओं का महत्व। एल्टन मेयो जो थे उनका मानना था कि कर्मचारियों को सिर्फ आर्थिक प्रोत्साहन मतलब वेतन देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कर्मचारियों की भावनाओं को, उनकी सामाजिक ज़रूरतों को, उनके आपसी संबंधों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपने संगठन की तरक्की करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यही माना था एल्टन मेयो का कि हमको सिर्फ वेतन या आर्थिक चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि मानवीय पहलुओं पर भी महत्व देना चाहिए। ठीक है, जो भी संगठन को संभाल रहा है, जो भी पूरे संगठन को हैंडल कर रहा है, उस व्यक्ति को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि संगठन में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको सिर्फ आर्थिक प्रोत्साहन के जरिए प्रेरित ना किया जाए बल्कि उनकी भावनाओं को, सामाजिक ज़रूरतों को तथा उनके आपसी संबंधों को भी समझा जाए कि कौन सा कर्मचारी जो है उसकी कैसी भावना है, कौन सा कर्मचारी क्या करना चाहता है, किस कर्मचारी की क्या सामाजिक ज़रूरतें हैं। ठीक है, उन सामाजिक ज़रूरतों पर भी ये संगठन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैर आधिकारिक संबंध। एल्टन मेयो जो थे उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बीच में अनौपचारिक संबंधों का संगठन की उत्पादकता व निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी जितने भी होते हैं किसी भी संगठन में काम करने वाले, उन सारे कर्मचारियों का आपस में जो संबंध है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक जो संबंध होता है उनका वो होता है जो उनके काम से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कोई संगठन है, उस संगठन में 10 लोग काम करते हैं, अब वो जो 10 के 10 लोग काम करते हैं वो आपस में बोलचाल भी करते होंगे, बातचीत करते होंगे। ठीक है, कर्मचारियों के बीच में जो आपस में बात होती है वो उनके काम से संबंधित भी हो सकती है, तो इस तरीके से उनका औपचारिक संबंध भी होता है। एंड जो कर्मचारी है उनके बीच में आपस में अनौपचारिक संबंध भी होता है क्योंकि उन कर्मचारियों की गैर आधिकारिक बातचीत भी होती है। अनौपचारिक रूप से भी कर्मचारियों के आपस में बातचीत होती है जिससे उनके बीच में अनौपचारिक संबंध भी होता है। एंड जो संगठन है उसको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारियों के बीच में औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक जो संबंध है वो भी बेहतर हो, अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि जो अनौपचारिक संबंध होता है कर्मचारियों के बीच का, उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है संगठन की उत्पादकता तथा निर्णय प्रक्रिया पर। ठीक है, कि संगठन जो है वो किस हिसाब से निर्णय ले रहा है, कैसे वो काम कर रहे हैं। संगठन की उत्पादकता और निर्णय प्रक्रिया पर कर्मचारियों के अनौपचारिक संबंध का पूरा पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रेरणा तथा सामाजिक वातावरण। अब जो कर्मचारी होते हैं किसी भी संस्थान के या किसी भी संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको एक अच्छा सामाजिक माहौल देना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो वर्क प्लेस है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छा माहौल नहीं मिलेगा काम करने के लिए तो वो कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी उत्पादकता, कार्यक्षमता कम हो जाएगी एंड संगठन जो है वो असफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए संगठन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए तथा संगठन जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण उत्पादकता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अच्छा सामाजिक माहौल दिया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए ताकि वो अधिक उत्पादकता से अच्छी कार्यक्षमता के साथ कार्य को संपन्न कर सकें। ठीक है, एंड संगठन को फ़ायदा हो। इसके अलावा जो संगठन है उसको प्रयास करना चाहिए कि हर कर्मचारी को प्रेरणा दे काम करने के लिए। जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाए। ठीक है, वो कर्मचारी जिनकी तबीयत खराब हो उनको सुविधा दी जाए, जैसे फर्स्ट एड या मेडिकल से रिलेटेड उनको फैसिलिटी दी जाए। एंड अगर कोई कर्मचारी छुट्टी चाहता है तबीयत खराब की वजह से किसी भी कारण से, तो उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे छुट्टी भी दी जाए। इससे क्या होगा, कर्मचारी जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से मन लगाकर उस संस्थान के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेतृत्व तथा संचार। अच्छे नेतृत्व व प्रभावी संचार
के द्वारा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों के साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को उनसे पूछना चाहिए, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभावी संचार के जरिए कर्मचारियों के साथ एक बेहतर औपचारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए संगठन को। ठीक है, इसके अलावा अच्छे से नेतृत्व करना चाहिए कर्मचारियों का। अगर कर्मचारियों का नेतृत्व ही अच्छे से नहीं किया जाएगा तो वो कार्य भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कर्मचारी कार्य करता है तो उससे गलती भी होती है, मिस्टेक्स होती है। ठीक है, एंड इस संगठन का कर्तव्य है कि वो कर्मचारियों के द्वारा की गई गलतियों को माफ़ कर दे एंड उनको आगे वो गलती ना हो उसके लिए गाइड करे, अच्छे से उनका नेतृत्व करें। ठीक है, अब एल्टन मेयो जो थे वो हावथॉर्न स्टडीज़ के लिए गए थे। ठीक है, एंड हावथॉर्न में जो उन्होंने अध्ययन किया था 1920 में, उसी दशक में उन्होंने ये पाया कि हावथॉर्न प्लांट जो था, हावथॉर्न प्लांट का मतलब है एक उद्योग। ठीक है, वहाँ पर जो भी कर्मचारी थे, जब उनको ध्यान तथा मान्यता दी गई, जब उन कर्मचारियों पर ध्यान दिया गया, जब उन कर्मचारियों के काम को मान्यता दी गई, तो उनकी कार्य क्षमता में सुधार हुआ। एंड ये देखते हुए ही एल्टन मेयो ने मानव संबंध सिद्धांत विकसित किया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मानव संबंध सिद्धांत कब और कहाँ पर विकसित हुआ। तो एल्टन मेयो ने इसको विकसित किया था 1920 में। वो हावथॉर्न में अध्ययन के लिए गए थे, स्टडीज़ के लिए गए थे, एंड वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो एक उद्योग था या संगठन आप बोल सकते हैं, वहाँ पर जब कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दिया गया, जब कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा की गई, उनके कार्य की देखरेख की गई, उनके कार्य को मान्यता दी गई, तब वो कर्मचारी और बेहतर तरीके से काम कर पाए एंड उनकी कार्य क्षमता में भी तब सुधार हुआ। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो मानव संबंध सिद्धांत है इसका राजनीतिक विज्ञान में क्या रोल है, क्या भूमिका है, राजनीतिक विज्ञान में ये कितना प्रासंगिक है। तो देखिए, मानव संबंध सिद्धांत जो है ये मानव के संबंध को उजागर करता है कि मानव का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए किसी संगठन में। ठीक है, एंड किसी संगठन तथा मानव के बीच में अगर संबंध बेहतर होगा तो इससे कैसे कार्य क्षमता में सुधार होगा, इन सब पर क्या करता है, ये जोर देता है मानव संबंध सिद्धांत। राजनीतिक विज्ञान में ये कैसे प्रासंगिक है, कैसे रिलेवेंट है, ये देखते हैं। फर्स्ट आता है संगठनात्मक संरचना। राजनीतिक संगठन जो होते हैं या प्रशासनिक इकाई जो है, वहाँ पर मानवीय संबंधों की समझ से कार्य प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए मानव संबंध सिद्धांत की खोज की गई एंड ये कहा गया कि हर व्यक्ति को मानव संबंध से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को मानवीय संबंधों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब मानवीय संबंधों की समझ होगी तो इससे कार्य प्रणाली बेहतर बनेगी। ठीक है, जितने भी राजनीतिक संगठन है या प्रशासनिक इकाइयां हैं वो तभी बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है जब उनको मानवीय संबंधों की अच्छी सी समझ हो। ठीक है, तभी वो अच्छे से कार्य कर सकती है तथा कार्य प्रणाली को बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट है नेतृत्व व निर्णय निर्माण। राजनीतिक नेताओं तथा प्रशासकों को ये समझने की ज़रूरत है कि लोगों की सामाजिक व भावनात्मक ज़रूरतें उनके निर्णयों तथा कार्यशैली को प्रभावित करती हैं। इसलिए जो नेता है या जो प्रशासक हैं उनको क्या करना चाहिए, अच्छे से नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, उनको इस तरीके से नेतृत्व करना चाहिए, इस तरीके से नीति निर्माण या निर्णय निर्माण करना चाहिए कि लोगों की सामाजिक व भावनात्मक ज़रूरतें आहत ना हो। ठीक है, जिससे लोगों की सामाजिक व भावनात्मक ज़रूरतों को ठेस ना पहुँचे, लोगों की सामाजिक व भावनात्मक ज़रूरतें पूरी हो सके। तो इसी तरीके से राजनीतिक नेताओं व प्रशासकों को नेतृत्व करना चाहिए, निर्णय निर्माण करना चाहिए या फिर नीति निर्माण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जनता से संबंध। लोकतांत्रिक शासन में सरकार और जनता के बीच में सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक संबंध बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको इस सिद्धांत की समझ हो। ये जो सिद्धांत है मानव संबंध सिद्धांत, ये लोकतांत्रिक शासन में सरकार व जनता के बीच में सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत बताता है कि संगठनों तथा समाज को केवल औपचारिक नियमों व नीतियों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। ठीक है।
नेक्स्ट थ्योरी देखिए, नेक्स्ट थ्योरी आती है हर्बर्ट साइमन की रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ठीक है, रैशनल डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी थी ये हर्बर्ट साइमन ने दी थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि बताता है कि रैशनल डिसीजन लेना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, चाहे कोई संगठन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई संस्था हो, या फिर कोई उद्योग हो। ठीक है, किसी भी संस्था, उद्योग, संगठन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को, उसकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए तथा उसके उद्देश्य को पूर्ण प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रैशनल डिसीजन लिया जाए, मतलब कि विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाए। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन ने ये जो रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी थी, इसमें उन्होंने विवेकपूर्ण निर्णय लेने का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि विवेकपूर्ण निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। निर्णय तो हर कोई लेता है, निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेहतर निर्णय होता है वो होता है विवेकपूर्ण निर्णय। विवेकपूर्ण निर्णय का मतलब होता है ऐसा निर्णय हम लें जो कि हम पूरे तर्क वितर्क के साथ लें। ठीक है, निर्णय लेने से पहले हम अच्छे से उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को समझें, उस पर तर्क करें, अपने विचारों का उपयोग करें, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर तर्क वितर्क करके अच्छे से विवेकपूर्ण निर्णय लें। ठीक है, तो वो जो विवेकपूर्ण निर्णय होता है जो कि विश्लेषण करके तर्क के साथ लिया जाता है, वो जो निर्णय होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, वो होता है रैशनल डिसीजन, यानी कि विवेकपूर्ण निर्णय। तो उन्होंने विवेकपूर्ण निर्णय लेने का महत्व बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेने वाले व्यक्ति या संगठन जो है उनको पूरी तरीके से सोच समझकर तथा विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेना चाहिए। इससे क्या होगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, जहाँ पर निर्णय लेने के लिए सभी उपलब्ध विचारों, सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जाता है। ठीक है, अब निर्णय हम कब लेते हैं? निर्णय हम तब लेते हैं जब हमारे पास एक स्थिति में काम करने के लिए 2-3 विकल्प हों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सोच रहे होंगे कि 3 साल की ग्रेजुएशन करें, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे 4 साल की ग्रेजुएशन करें। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा। ठीक है, आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा कि अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो पहले आप एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, आप तर्क का प्रयोग करेंगे। तर्क आप कहाँ से लाएंगे? आप अपने प्रोफेसर से पूछेंगे, या फिर आप कहीं पर किसी और से पूछेंगे, किसी अथॉरिटी से पूछेंगे। ठीक है, एंड जब आप हर जगह से तसल्ली कर लेंगे, पूछ लेंगे, फ़ायदे तथा नुकसान जान लेंगे, उसके बाद आप कोई भी विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये जो विवेकपूर्ण निर्णय होता है ये हम कब ले पाते हैं? जब हमारे पास 2-3 विकल्प हों। जैसे अभी आपके पास 2 विकल्प होंगे कि आप या तो 3 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हैं या 4 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्णय भी हम तभी लेते हैं जब हमारे पास विकल्प उपलब्ध हो। एंड राजनीतिक विज्ञान जो है ये ऐसी फील्ड है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमको बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। ठीक है, आप राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको आने वाली लाइफ में भी आगे जाकर बहुत सारे विकल्प हर जगह देखने को मिलेंगे। पॉलिटिक्स की फील्ड में भी, जैसे चुनाव के दौरान आप किसे वोट दें, किसे वोट ना दें। ठीक है, वोटिंग के दौरान अलग अलग विकल्प हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग पार्टीज़ होती है, तो हमारे पास इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। ठीक है, कि हम किसको चुनना चाहते हैं। उस टाइम पर भी हमको विवेकपूर्ण निर्णय लेना होता है, क्योंकि हम जिसको वोट देंगे वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में हमारे लिए अच्छा या बुरा काम करेगा। ठीक है, या तो वो हमारी समस्याओं का हल करेगा या फिर वो अपनी सरकार को आगे बढ़ाने में ही फोकस करेगा। ठीक है, तो इसीलिए विवेकपूर्ण निर्णय जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान की फील्ड हो या फिर आपकी रियल लाइफ सिचुएशन हो। ठीक है, अब हर्बर्ट साइमन ने इसीलिए रैशनल डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत दिया। आइए हर्बर्ट साइमन के रैशनल डिसीजन मेकिंग सिद्धांत के मुख्य बिंदु जान लेते हैं।
तो देखिए पहला आता है संपूर्ण जानकारी। ठीक है, संपूर्ण जानकारी का मतलब होता है कि हम निर्णय लेने से पहले ये देख लें कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। पहले हम स्थिति की संपूर्ण जानकारी ले लें कि हमारी स्थिति क्या है, अभी किस चीज़ के ऊपर हमें निर्णय लेना है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखें कि हमारे पास विकल्प कौन कौन से उपलब्ध हैं। ठीक है, तो रैशनल डिसीजन लेने के लिए या विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें हमको पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होती है। ठीक है, निर्णय लेने वाले व्यक्ति के पास सभी उपलब्ध विकल्पों तथा उनके परिणामों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति निर्णय लेने वाला है, एनी पर्सन, ठीक है, जो भी व्यक्ति क्या करना चाहता है, निर्णय लेना चाहता है, उसके पास सभी उपलब्ध विकल्पों तथा उनके परिणामों की, कि अगर मैं इस विकल्प को चुनता हूँ तो क्या परिणाम होगा, उस विकल्प को चुनता हूँ तो क्या परिणाम होगा, सभी विकल्पों तथा उनके परिणामों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी उन्हें अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि निर्णय लेने से पहले हमें अपने तर्क का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपको विकल्प दिया गया है, या तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन करें या आप 4 साल की ग्रेजुएशन करें। तो अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको ये निर्णय लेने से पहले आपके पास परिणाम की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी विकल्प चुनने से पहले, किसी भी विकल्प के ऊपर निर्णय लेने से पहले आपको उस विकल्प तथा उससे होने वाले परिणाम की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास 2 विकल्प है, या तो 3 साल की ग्रेजुएशन या 4 साल की ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आपको पहले ये निर्णय लेना होगा कि अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन लेते हैं या फिर करते हैं तो आपके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, आपको परिणामों की जानकारी पता होनी चाहिए। 3 साल की ग्रेजुएशन करने पर आपको क्या पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, एंड वही अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करने का विकल्प चुनते हैं तो आपके क्या क्या परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निर्णय लेने से पहले आपके पास सभी उपलब्ध विकल्पों तथा उनके परिणामों की जानकारी होनी चाहिए। इससे आप क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, तर्क का उपयोग करके एक बेहतर निर्णय, अच्छा निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन ने यही कहा था कि रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले हमको संपूर्ण जानकारी एकत्र करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विकल्पों का मूल्यांकन। मान लीजिए आपके पास कोई भी निर्णय लेने के लिए 3-4 विकल्प हैं। ठीक है, अब जितने भी विकल्प हैं उनका आपको मूल्यांकन करना आना चाहिए कि अगर मैं ये निर्णय लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं वो विकल्प चुनता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपको विकल्प का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको क्या परिणाम मिलेगा एंड उस परिणाम का क्या फ़ायदा होगा। 4 साल के अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको क्या परिणाम मिलेगा एंड उस परिणाम का क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें मूल्यांकन किया जाता है विकल्प का। ठीक है, मतलब ये देखा जाता है कि कौन सा विकल्प जो है वो बेस्ट है, किससे आपको बेस्ट आउटकम मिलेंगे। ठीक है, जिस विकल्प को चुनने पर हमको बेस्ट आउटकम मिलेंगे वही विकल्प चुनना होता है इसमें, ताकि बेहतर निर्णय लिया जा सके। ठीक है, तो इसमें विकल्पों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि ये निर्णय लेने के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो कौन सा है। ठीक है, मतलब कौन सा विकल्प है जो आपके उद्देश्यों को सबसे अच्छे से, सबसे उपयुक्त तरीके से पूरा करेगा, ये इसमें देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लक्ष्य निर्धारण। निर्णय लेने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता हो, उद्देश्य के बारे में पता हो। ठीक है, इसके बाद ही आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो इसलिए निर्णय लेने से पहले, रैशनल डिसीजन मेकिंग करने से पहले लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, गोल सेट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। इसमें क्या होता है, आपके पास मान लीजिए 2-3 विकल्प हैं। ठीक है, तो उन सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प आपको चुनना होता है।
एंड सर्वोत्तम विकल्प आप कब चुन सकते हैं, जब आप अच्छे से एनालाइज करें। ठीक है, व्यक्ति को सभी संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना चाहिए जो सबसे अच्छे परिणाम उसे दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है सीमित जानकारी व सीमित साधन। अब हर्बर्ट साइमन जो थे उन्होंने बताया कि लोग हमेशा पूरी जानकारी तथा संसाधनों के साथ निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। ठीक है, एंड कई बार संसाधन पूरे नहीं होते। जैसे सपोज़ कीजिए अभी आप कंफ्यूज है कि आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी चाहिए या 4 साल की। आपको कुछ बच्चे होंगे जिनको पूरी जानकारी नहीं मिल रही होगी कि कौन सा बेस्ट विकल्प है आपके लिए, 3 साल की करना बेस्ट है या 4 साल की ग्रेजुएशन करना बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको जानकारी नहीं मिल रही होगी एंड कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास जानकारी तो होगी लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होंगे, मतलब कि फ़ीस नहीं होगी कि 4th ईयर अगर आप करना चाहते तो उसके लिए आपको फ़ीस देनी होगी। एंड कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास फ़ीस अफोर्ड करने की उनकी अभी एबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस तरीके से कई बार क्या होता है, बेहतर निर्णय हम नहीं ले पाते। ठीक है, क्योंकि कई बार पूरी जानकारी नहीं होती, कई बार संसाधनों की कमी होती है। ठीक है, तो सीमित जानकारी और सीमित संसाधन हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने से रोक सकते हैं। तो ये साइमन ने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, इसलिए कई बार क्या होता है, लोग जो है वो निर्णय तो ले लेते हैं लेकिन वो निर्णय उनके लिए पूरी तरीके से आदर्श नहीं होता, क्योंकि वो निर्णय वो इसलिए लेते हैं या तो उनको पूरी जानकारी ना हो या उनके पास संसाधन ना हो। ठीक है, बट जो रैशनल डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब जो विवेकपूर्ण निर्णय है, वो वही होता है जो कि उपलब्ध साधनों तथा जानकारी के आधार पर सबसे उपयुक्त हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम हर निर्णय को विवेकपूर्ण नहीं बोल सकते। विवेकपूर्ण निर्णय वही होगा जो पूरी तरीके से संतोषजनक होगा, जो कि उपलब्ध संसाधनों तथा जानकारी के आधार पर सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं राजनीतिक संदर्भ में रैशनल डिसीजन मेकिंग के बारे में, कि राजनीतिक संदर्भ में रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो देखिए, राजनीति में नेताओं तथा नीति निर्माताओं को कई निर्णय लेने होते हैं। नेता का काम ही होता है कि वो बेहतर निर्णय ले ताकि लोगों का कल्याण हो सके एंड देश का विकास हो सके, देश की उन्नति हो सके। ठीक है, तो इसलिए नेताओं और नीति निर्माताओं को कई निर्णय लेने होते हैं एंड ये बेहतर है कि वो विवेकपूर्ण निर्णय ले। अगर नेता विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेते हैं, अगर नेता ऐसा ही कोई भी निर्णय ले लेंगे तो उससे जो आउटकम होगा, उसका जो परिणाम होगा वो बुरा भी हो सकता है, जिससे देश का विकास होने की बजाय देश की बर्बादी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि नेता जो है वो ऐसा निर्णय ले जो कि बेहतर हो, सर्वोत्तम हो। ठीक है, जो कि विवेकपूर्ण निर्णय हो, जिससे लाभ मिले ना कि हानि। ठीक है, हर्बर्ट साइमन का ये जो सिद्धांत है रैशनल डिसीजन मेकिंग, वो बोलता है कि राजनीति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से तथा उपलब्ध जानकारी के आधार पर किए जाते हैं, हालांकि व्यावहारिक रूप से यह कभी भी पूरी जानकारी या संसाधनों के साथ नहीं होता। ठीक है, इसलिए नेताओं को संतोषजनक निर्णय लेने होते हैं जो कि उनके उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत राजनीति में नीति निर्धारण, चुनावी रणनीतियों, शासन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी मदद करते हैं। सो अभी हमने जाना हर्बर्ट साइमन का रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी देखते हैं जो कि फ्रेडरिक्स ने दी थी। फ्रेडरिक्स जो थे उन्होंने पारिस्थितिक दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, तो इकोलॉजिकल अप्रोच जो थी, पारिस्थितिकवादी सिद्धांत या पारिस्थितिकवादी दृष्टिकोण जो था, इसमें फ्रेडरिक्स ने बताया कि कोई भी संगठन जो होता है या जो प्रशासन होता है वो सिर्फ आंतरिक कारकों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि कुछ बाहरी पर्यावरणीय कारक भी होते हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं, उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं फ्रेडरिक्स के द्वारा बताई गई इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में, यानी कि पारिस्थितिकवादी दृष्टिकोण के बारे में।
ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि ये समझने की कोशिश करता है कि प्रशासन तथा उसके कामकाज को अलग अलग बाहरी पर्यावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं। एंड कैसे प्रभावित करते हैं वही हम इसमें समझेंगे। रिक्स ने बताया कि प्रशासन सिर्फ संस्थागत ढांचा नहीं होता या फिर सिर्फ कानूनों पर निर्भर नहीं होता। कोई भी प्रशासन जो है या कोई भी संगठन जो है वो सिर्फ एक ढांचा नहीं होता, संस्थागत ढांचा या कानून से निर्मित नहीं होता, बल्कि कुछ बाहरी पर्यावरणीय कारक भी है जो कि उसको प्रभावित करते हैं, उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं, जैसे समाज, संस्कृति, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था। ये सब भी प्रशासन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। आइए, फर्स्ट है पारिस्थितिकी का प्रभाव। रिक्स का कहना था कि प्रशासन के ढांचे तथा प्रक्रियाओं पर एक विशिष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश का गहरा प्रभाव होता है। ठीक है, एंड इसी को समझने के लिए हमें उस क्षेत्र की पारिस्थितिक का अध्ययन करना चाहिए कि उस क्षेत्र में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी क्या विचारधारा है इत्यादि, उन लोगों की ज़रूरतें क्या है। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आता है समाज व प्रशासन का संबंध। रिक्स के अनुसार प्रशासन का संचालन तथा उसकी सफलता जो है वो समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संदर्भों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्रशासन कितनी सफलता से संचालित हो पाएगा ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्थिति कैसी है। ठीक है, अगर सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्थिति जो है समाज की वो अच्छी होगी तो प्रशासन भी अच्छे से चल पाएगा या फिर प्रशासन भी अच्छे से कार्य कर पाएगा, प्रशासन के उद्देश्य भी पूर्ण हो पाएंगे। कब? जब सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्थिति जो है वो समाज की बेहतर हो तब। ठीक है, इसके अलावा प्रशासन किसी एक समाज में अलग तरीके से काम कर सकता है जबकि दूसरे समाज में वह अलग तरीके से कार्य करेगा। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, हर एक देश में प्रशासन होता है, हर एक देश में संगठन होते हैं, लेकिन हर देश में जो प्रशासन है वो अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर देश में अलग तरीके के लोग रहते हैं, हर देश में हर जगह अलग सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्थिति होती है, इसीलिए हर जगह हमको अलग प्रशासन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तनशील पारिस्थितिकी। इस दृष्टिकोण में ये माना जाता है कि पारिस्थितिक जो है वो हमेशा बदलती रहती है। समाज में जैसे बदलाव आता है वैसे पारिस्थितिकी भी जो है वो भी हमेशा बदलती रहती है। प्रशासन भी उन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप बदलता रहता है। ठीक है, जब समाज बदलेगा तो पारिस्थितिक भी बदलेगी, एंड पारिस्थितिक बदलेगी तो क्या होगा? प्रशासन भी बदलेगा। इस बदलाव के साथ प्रशासन को अनुकूलित होना पड़ता है। जो भी बदलाव हो गया उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रशासन खुद भी बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। रिक्स ने विभिन्न देशों के प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन किया एंड उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों में प्रशासन की प्रकृति तथा उसकी कार्यशैली एक जैसी नहीं होती। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, हर देश में अलग प्रशासन होता है, हर क्षेत्र में, हर देश में प्रशासन की अलग प्रकृति होती है, अलग कार्यशैली होती है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक संदर्भ पर। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, फ्रेडरिक्स का पारिस्थितिकीवादी दृष्टिकोण सार्वजनिक प्रशासन को एक गतिशील व बदलते हुए पर्यावरण के रूप में देखता है, जहां पर प्रशासन हमेशा बाहरी कारकों के प्रभाव में रहता है तथा समाज के विकास के साथ साथ बदलता रहता है। सो यहाँ पर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। ठीक है, अल्टीमेट जो निष्कर्ष निकलता है फ्रेडरिक्स की थ्योरी का वो ये है कि जैसे पारिस्थितिक तंत्र चेंज होता रहता है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वैसे प्रशासन भी गतिशील है, प्रशासन भी बदलते हुए पर्यावरण की तरह बदलता रहता है। ठीक है, प्रशासन जो है बाहरी कारकों तथा सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। समाज में जो कुछ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रशासन में भी बदलाव आते रहते हैं, एंड जब समाज का विकास होता है तो प्रशासन भी विकसित होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट ये इसका निष्कर्ष निकलता है फ्रेडरिक्स की थ्योरी का। यहीं पर यूनिट 2 हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।